दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। तो पौधों में जो भोजन बनाने की क्रिया होती है वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें पौधे सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की ऑक्सीकरण और अवकरण प्रक्रिया होती है। इसमें ऑक्सीजन का उपचयन होता है अर्थात ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज या शर्करा का निर्माण होता है। पौधों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके शर्करा का निर्माण किया जाता है। यह एक प्रकार की ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह वनस्पति के कोशिकाओं में एक प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है जो कि मूल रूप से क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के अंदर में ग्रेना और स्ट्रोमा होते हैं। ग्रेना और स्ट्रोमा के बारे में हम आगे उसकी संरचना को देखेंगे। इसे हमें याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक के माध्यम से संपन्न होता है और इस क्लोरोफिल में ग्रेना और स्ट्रोमा पाया जाता है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो अंतिम उत्पाद होता है वह होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो वह ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जो है जल के अणुओं से प्राप्त होती है। पौधों की जड़ों के द्वारा जो जल अवशोषित की जाती है उसके माध्यम से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यह पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है, तो सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के चरणों को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण होता है प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा चरण होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी प्रक्रिया होती है यह इन दोनों चरणों में संपन्न होती है। यह प्रकाश संश्लेषण का प्रकार नहीं है बल्कि यह चरण है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वह अप्रकाशीय अभिक्रिया में जाती है और अप्रकाशीय अभिक्रिया के पश्चात अंत में ग्लूकोज प्राप्त होता है जो कि पूर्ण रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरी करती है और यही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है। तो सबसे पहले प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। इस कारण इस अभिक्रिया को कहा जाता है हिल अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया कहते हैं और प्रकाशीय अभिक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। जो पहला चरण प्रकाशीय अभिक्रिया है वह दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण को कहा जाता है फोटोलाइसिस और दूसरे चरण में होता है हाइड्रोजन का स्थापन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत पहली अभिक्रिया होती है प्रकाशीय अभिक्रिया। यह जो है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। इसे हमें याद रखना है कि जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वह क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसे हम आगे ग्रेना और स्ट्रोमा की संरचना के रूप में देखेंगे। प्रकाशीय अभिक्रिया की प्रक्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है। सबसे पहले जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित की जाती है। जल का ऑक्सीकरण होता है और उससे मुक्त होती है हाइड्रोजन। हम जानते हैं कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, तो जो जल अवशोषित की जाती है उससे जो हाइड्रोजन मुक्त होती है वह मुक्त हुई हाइड्रोजन ग्राहक NADP से क्रिया करके NADP2H का निर्माण करता है। इसे हमें याद रखना है कि जल से जो हाइड्रोजन मुक्त होती है वह हाइड्रोजन वाहक NADP+ से क्रिया करके NADP2H का निर्माण करता है और यही NADP2H आगे चलकर ATP का निर्माण करती है। ATP एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि प्रकाश संश्लेषण के प्रथम चरण प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है
और यही जो ऊर्जा होती है वह एटीपी के रूप में पौधों में संचित होती है। ये दोनों पदार्थ एटीपी और NADP2H ऊर्जा वाहकों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात इसके माध्यम से ऊर्जा का वाहन होता है, अर्थात ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एटीपी को कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जबकि NADP क्या होती है। NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। इसे हमें याद रखना है कि NADP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। अब हम प्रकाशीय अभिक्रिया के अंतर्गत होने वाली एक प्रक्रिया फास्फोरिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। फोटोलाइसिस जो पहला चरण होता है प्रकाशीय अभिक्रिया का पहला चरण, फोटोलाइसिस की प्रक्रिया में क्लोरोफिल के अणु जो होते हैं वह सूर्य के प्रकाश से फोटोन का अवशोषण करते हैं। हम जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वह ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल होता है और इसी बंडल को फोटोन कहा जाता है। तो इसी फोटोन का अवशोषण जो है क्लोरोफिल के अणुओं के द्वारा की जाती है। जब इन क्लोरोफिल के अणुओं के द्वारा एक क्वांटम प्रकाश अवशोषित कर ली जाती है, उसके पश्चात जो है फोटोन उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन निकालती है। पौधे जब सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं उसके पश्चात कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, यह चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया में 2 चरण होते हैं। तो पहले चरण जो होता है फोटोलाइसिस, उस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश किस प्रकार जो है NADP और ATP के रूप में परिवर्तित होती है उसे हम देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल के अणुओं के द्वारा फोटोन के रूप में अवशोषित की जाती है। उसके पश्चात जब क्लोरोफिल के अणु जो है एक क्वांटम प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, उसके पश्चात यह फोटोन जो है उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन निकालती है। और यह जो उच्च ऊर्जा स्तर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह फास्फेट के 3 बॉन्ड से सम्मिलित होती है। उसके पश्चात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्रकट होती है और यही ATP जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा के रूप में पौधों की पत्तियों में संचित होती है। जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वह मुख्य रूप से NADP और ATP के निर्माण की प्रक्रिया होती है। NADP2H का जो अवकरण होता है उसके पश्चात हमें प्राप्त होता है ATP। प्रकाश के जो अणु होते हैं वह एक फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़कर NADP का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है फास्फोरिलेशन। इसे हमें याद रखना है कि जब जो प्रकाश की ऊर्जा के अणु होते हैं वह फास्फेट ग्रुप के साथ मिलते हैं तो NADP का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है फास्फोरिलेशन। जो पौधों की पत्तियों में कोशिकाएं होती है उसमें जो माइक्रोकांडिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें जो ATP का संश्लेषण होता है अर्थात ATP का निर्माण होता है। अब हम अप्रकाशीय प्रक्रिया या फिर अंधकार प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा प्रकाशीय अभिक्रिया जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया या अंधकार प्रक्रिया जो होती है वह प्रकाशीय अभिक्रिया के पश्चात प्रारंभ होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं ATP, उसका उपयोग जो है अप्रकाशीय अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें जो ऊर्जा होती है उसे सीधे रूप में प्रयुक्त नहीं करता है। यह प्रकाशीय अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पाद को यह उपयोग करता है और उसे ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता है। हमने पढ़ा कि जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वह ग्रेना में संपन्न होती है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है जिसमें एक पर्णहरित होता है और क्लोरोप्लास्ट का हरा रंग इन्हीं पर्णहरित की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें होता है ग्रेना और स्ट्रोमा। इसकी संरचना हम आगे देखेंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वह ग्रेना में संपन्न होती है, जबकि जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है वह स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके शर्करा मंड में परिवर्तित करते हैं। शर्करा मंड कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ग्लूकोज भी कहलाता है। तो इसे हमें याद रखना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, उसके पश्चात अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया से ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है और उसी ATP का उपयोग अप्रकाशीय अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है और अंत में इसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके शर्करा मंड का निर्माण अप्रकाशीय अभिक्रिया में होता है और यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमें ग्लूकोज और जल अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश अभिक्रिया के माध्यम से जो ATP और NADP2H प्राप्त होते हैं वह स्ट्रोमा में संपन्न होते हैं और अधिक ऊर्जा युक्त कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का निर्माण करते हैं। मैंने अभी बताया वही यहाँ पर लिखा गया है
कि जो प्रकाश अभिक्रिया होती है उसमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं ATP और NADP2H, वह जो है स्ट्रोमा में प्रवेश करती है और वहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का निर्माण होता है। इन दोनों बिंदुओं को याद रखना है कि प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्लोरोफिल अणु के द्वारा निर्मित जो ATP होती है उसे पृथक कर कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में अनाक्सीकृत किया जाता है। उसके पश्चात हमें जो स्टार्च प्राप्त होता है ग्लूकोज, वह अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अंधेरी अभिक्रिया या फिर अंधकार अभिक्रिया में जो स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है और जो जल से हमें हाइड्रोजन प्राप्त होता है और प्रकाश की ऊर्जा के साथ मिलकर स्थायी द्रव बनाता है, और यही द्रव कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज होता है। अब हम स्टार्च परीक्षण या फिर आयोडीन परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्च परीक्षण स्टार्च की उपस्थिति या अनुपस्थिति को ज्ञात करने के लिए परीक्षण किया जाता है और इस परीक्षण को आयोडीन टेस्ट भी कहा जाता है। स्टार्च परीक्षण के लिए पत्तियों को आयोडीन के घोल में डालते हैं तो जो पत्ती का रंग होता है वह काला या नीला हो जाता है। यह बिंदु हमें याद रखना है कि स्टार्च परीक्षण में किस घोल का उपयोग किया जाता है, तो आयोडीन घोल का उपयोग किया जाता है। और पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, तो पत्तियों का रंग काला या नीला हो जाता है। तो पत्तियों का काला या नीला होना स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। इसे हमें याद रखना है कि पत्तियों का काला नीला होना स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। और एक अन्य चीज़ कि पत्तियों को जब हम अल्कोहल में डालते हैं तो उसमें से क्लोरोफिल निकल जाता है। यहाँ पर हमने केवल बिंदुओं को दर्शाया है। पत्तियों को अल्कोहल में डालने पर उसमें जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है वह निकल जाता है। अब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लगने वाले आवश्यक पदार्थों को देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से पदार्थ आवश्यक होते हैं। अगर आप CGPSC और व्यापम के लिए करंट अफेयर प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी रूफ एजुकेशन से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमारे द्वारा प्रतिदिन करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए अब हम अगला पढ़ लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लगने वाले आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें जो प्रमुख घटक होता है सबसे पहले होता है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात आवश्यक होता है जल, उसके पश्चात होता है क्लोरोफिल और उसके पश्चात होता है सूर्य का प्रकाश। इन सभी घटकों की उपस्थिति में ही पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। तो सबसे पहले आवश्यक पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वह जो है वायुमंडल से स्थलीय पौधे प्राप्त करते हैं, जबकि जो जलीय पौधे होते हैं वह बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जल से प्राप्त करते हैं। इसे हमें याद रखना है, जो जल है वह जल में घुले हुए बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। पौधे जो हैं दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तरीकरण करते हैं और उसके पश्चात ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जबकि रात्रि के समय जो पौधों की पत्तियों में पहले से स्टार्च और ग्लूकोज होता है तो यह प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। इस प्रक्रिया में पहले जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता था और ऑक्सीजन मुक्त किया जाता था, जबकि रात्रि के समय जो स्टार्च और ग्लूकोज होता है उसका जो विखंडन होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और उसे पौधे रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं। उसके पश्चात जो अगला घटक होता है वह जल होता है। तो जल का उपयोग पौधे जो है हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए करते हैं और इसी हाइड्रोजन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन पौधों के द्वारा किया जाता है। पौधे जल को भूमि से अवशोषित करते हैं और जाइलम के माध्यम से यह तने और पत्तियों तक पहुंचाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जाइलम। जाइलम एक प्रकार का ऊतक होता है जिसके माध्यम से पौधों में जल का संवहन होता है, अर्थात पौधों में जल जो है उसके जड़ से तना और पत्तियों तक इसी जाइलम ऊतक के माध्यम से पहुंचती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है कि पौधों में जल और खनिज का संवहन किसके माध्यम से होता है, तो वह जाइलम के माध्यम से होता है। अब हम क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं। तो पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है कि क्लोरोफिल के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसे हमें याद रखना है कि जो क्लोरोफिल होता है वह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है और इसी में पाया जाता है स्ट्रोमा और ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट में 4 घटक होते हैं। पहला होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैथोफिल और कैरोटीन। ये 4 घटक होते हैं क्लोरोप्लास्ट में जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लोरोफिल 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल 2 प्रकार के होते हैं।
और यह क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी हरे रंग के होते हैं और वास्तविक रूप से ऊर्जा स्थानांतरण में भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वह हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, जबकि लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वह हरे रंग में सबसे कम होती है, जबकि लाल रंग में सबसे अधिक होती है। इसे हमें याद रखना है। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश जो होता है सौर ऊर्जा, उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण की जाती है, तो 6 अणु जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे ग्रहण की जाती है और जल के 12 अणु आपस में मिलते हैं। यहाँ पर जो जल के 12 अणु आपस में मिलते हैं तो उसके पश्चात उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है ग्लूकोज का 1 अणु, जल के 6 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु उत्पन्न होते हैं। इसे हमें याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु होते हैं और जल के 12 अणु आपस में मिलते हैं। उसके पश्चात उत्पाद के रूप में ग्लूकोज का 1 अणु प्राप्त होता है, जल के 6 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु हमें प्राप्त होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे फेरोडॉक्सिन प्रोटीन कहा जाता है। इसी फेरोडॉक्सिन प्रोटीन के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे हमें याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटीन होता है फेरोडॉक्सिन प्रोटीन, जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संचालित होती है। अब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत 2 कारक आते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। ऐसे कारक जो कि पौधों के आंतरिक भागों के माध्यम से प्रभावित होते हैं तो उसे कहा जाता है आंतरिक कारक, जबकि बाह्य कारक जैसे कि सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या ताप, इन सभी कारकों को बाह्य कारक कहा जाता है जो कि पौधों के बाहर से प्रभावित होते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं और इनका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला कारक होता है प्रकाश। प्रकाश की जब तीव्रता बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पहले बढ़ती है और जब प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। इन बिंदुओं को हमें याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल और नीले रंग के लिए सबसे अधिक होती है। दूसरा कारक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। मतलब अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में है, उसकी सांद्रता अधिक है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी। अर्थात जो पौधों को अगर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में मिलेगा तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी वह बढ़ जाएगी। अगला होता है जल। जल अत्यधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्राप्त हो या फिर जल अधिक मात्रा में प्राप्त हो तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह भी बढ़ जाती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जल जो है जड़ से ऊपर की ओर स्थानांतरित होते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए रंध्रों को बंद कर दिया जाता है। पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए अपने जो पत्तियों के निचले भाग में जो बिंदु होते हैं जिसके माध्यम से वायु जो है प्रवेश करती है तो उसे रंध्र कहा जाता है। तो जब वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना होता है तो रंध्र को बंद कर देते हैं, जिसके कारण जल का अभाव होता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल जो है जड़ से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। रंध्र बंद हो जाएंगे तो जो जल है वह ऊपर नहीं चढ़ पाएगा और जल का अभाव हो जाएगा। इस स्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह कम हो जाती है। अर्थात अगर पौधों में जल अत्यधिक मात्रा में उपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, परंतु यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर निर्भर करता है। अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होती है तो जो जड़ से पौधों की पत्तियों तक जल का प्रवाह अच्छे से होता है, परंतु वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए जब रंध्र को बंद कर दिया जाता है तो उससे जल का अभाव होने लगता है और जल का अभाव होने की स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने लगती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात सामान्य अवस्था में 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में पौधों के लिए अनुकूल तापमान होता है। इस अवस्था में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से संपन्न होती है, परंतु 25 या 30 डिग्री से कम या ज़्यादा होने पर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह प्रभावित होती है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर या फिर 40 या 50 डिग्री होने पर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह घट जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण तीव्र होगा। यदि पौधों को जल अच्छे से मिलेगा तब भी प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। जबकि जो अनुकूल तापमान होगा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से संपन्न होगा।
जबकि ज़्यादा या कम होने पर यह प्रभावित होगा और उच्च तापमान पर यह जो प्रक्रिया होती है वह घट जाएगी। हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तो ऑक्सीजन का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वातावरण में ऑक्सीजन अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, क्योंकि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, और अगर ऑक्सीजन अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो इस स्थिति में पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी होगी, कम गति से होगी। अब हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों को देख लेते हैं कि आंतरिक कारक अर्थात पौधों के अंतर्गत कौन कौन से कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक होता है हरित लवक, अर्थात जो क्लोरोप्लास्ट और पर्णहरित होता है, जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अगर पर्णहरित या हरित लवक नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। दूसरा कारक है रंध्र। हमने अभी देखा कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वह रंध्र के माध्यम से संपन्न होती है, तो रंध्र की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। अगला होता है जीव कारक, एंजाइम। पौधों की पत्तियों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक होते हैं जो किसी क्रिया को कम या ज़्यादा करने में सहायक होते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी एंजाइम के माध्यम से इस क्रिया को प्रभावित किया जाता है। अब हम क्लोरोफिल या पर्णहरित के बारे में देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, और इसी क्लोरोफिल के माध्यम से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लोरोफिल एक प्रकार का प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक होता है, और क्लोरोफिल को कहा जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसे हमें याद रखना है कि क्लोरोफिल या पर्णहरित को फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कहा जाता है, और यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि जटिल रासायनिक यौगिक होता है। क्लोरोफिल में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। इसे हमें याद रखना है कि क्लोरोफिल में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। क्लोरोफिल दो प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल के साथ साथ दो अन्य वर्णक कैरोटीन और जैथोफिल भी पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी 3:1 के अनुपात में होते हैं। इस अनुपात को हमें याद रखना है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी 3:1 के अनुपात में होते हैं। क्लोरोफिल में जो जल विश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह एक प्रकार के एंजाइम के माध्यम से संपन्न होती है, और इस एंजाइम को कहा जाता है क्लोरोफिनेज। इसे हमें याद रखना है कि क्लोरोफिल में जल विश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिनेज नामक एंजाइम के माध्यम से किया जाता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोरोफिलाइट प्रक्रिया। अब हम ऐसे बिंदुओं को देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला संतुलित प्रकाश तीव्रता क्या होती है। पौधों के द्वारा जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, तो इसकी दर जो होती है वह बराबर होती है, तो इसी दर को कहा जाता है संतुलित प्रकाश तीव्रता। पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसका उपयोग करना, इन दोनों की जो दर होती है अगर वह संतुलित है तो उसे कहा जाएगा संतुलित प्रकाश तीव्रता। हमने पढ़ा कि प्रकाश किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर प्रकाश अत्यधिक मात्रा में है, तीव्र है, तो उससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है धीमी हो जाएगी, उसके पश्चात रुक जाएगी। तो अत्यधिक तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रुकना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है सोलेराइजेशन। इसे हमें याद रखना है। सोलेराइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो तीव्र प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रुकना को सोलेराइजेशन कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा की सहायता से फास्फोरस युक्त अणुओं का निर्माण होता है, और इस निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है फास्फोराइलेशन। प्रकाश तीव्रता किसे कहते हैं। तो वह अवस्था जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं करते परंतु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहती है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश तीव्रता। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं किया जाता परंतु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहती, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश तीव्रता। रात्रि के समय पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित की जाती है। रात्रि के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते बल्कि जो संचित पदार्थ होते हैं स्टार्च, उसका जो है विघटन करते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रात्रि के समय पौधों के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। दिन के समय इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और उसे स्टार्च के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जबकि रात्रि के समय जो संचित स्टार्च होता है वह विपरीत प्रक्रिया अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है
और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों के द्वारा रात्रि के समय उत्सर्जित की जाती है। हमने अभी पढ़ा कि पौधों की जो जड़ें होती है वहाँ से जो पानी होता है वह एक प्रकार के संवहन ऊतक के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचती है, तो उस संवहन ऊतक को कहा जाता है जाइलम। जाइलम के माध्यम से जल और खनिज पदार्थ पौधों की पत्तियों तक पहुँचती है। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरित लवक जो पत्तियों का कोशिका होती है उसका एक प्रकार का अंग होता है जिसे हरित लवक कहा जाता है, और इसी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम क्रियाविधि देख लेते हैं। क्रियाविधि संक्षेप में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है वहाँ से लेकर ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले पौधों की हरी पत्तियों के बाह्य त्वचा होती है, उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण की जाती है। उसके पश्चात जल होता है, वह सीरा के माध्यम से परासरण क्रिया के द्वारा कोशिकाओं तक पहुँचती है। पौधों का जो जड़ होता है वहाँ से जल को अवशोषित की जाती है और सीरा के माध्यम से वह पौधों तक पहुँचती है। पौधों की पत्तियों तक परासरण की क्रिया के द्वारा कोशिकाओं तक पहुँचती है, तो उसी समय वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को रंध्रों के द्वारा विसरित किया जाता है। पत्तियों का जो निचली सतह होती है वहाँ पर छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है, और इसी रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण की जाती है। जबकि जो जड़ होते हैं वहाँ से जल को अवशोषित करके सीरा के माध्यम से परासरण की क्रिया द्वारा पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में अवशोषित की जाती है और इन तीनों को सम्मिलित रूप से कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित की जाती है और अंतिम उत्पाद ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोप्लास्ट मिलकर शर्करा का निर्माण करते हैं और इन कोशिकाओं से ऑक्सीजन गैस निकलती है। उसके पश्चात जो शर्करा प्राप्त होती है ग्लूकोज, वह फ्लोएम के माध्यम से पौधों में उपापचयन और संचयन के लिए भेजा जाता है। अब हम केल्विन बेंसन चक्र के बारे में पढ़ते हैं। पौधों की पत्तियों के द्वारा सूर्य ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण की जाती है और उससे ऑक्सीजन गैस निकलती है और उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज प्राप्त होता है। इस चक्र को कहा जाता है केल्विन बेंसन चक्र। इस चक्र की खोज केल्विन और बेंसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इस कारण इसे केल्विन बेंसन चक्र कहा जाता है। इस चक्र के अंत में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्राप्त होता है और रिबुलेस बाइकार्बोनेट का पुनरुद्भवन होता है। इससे एक चक्र का निर्माण होता है। इस चक्र को कहा जाता है केल्विन बेंसन चक्र। इस प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह रिबुलेस बाइफॉस्फेट के माध्यम से प्रारंभ होकर इस अभिक्रिया के चक्र में प्रवेश करता है। पर्णहरित के माध्यम से प्रकाश के बैगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण किया जाता है। इसे हमें याद रखना है कि पर्णहरित की प्रक्रिया में प्रकाश के जो बैगनी रंग होता है, लाल रंग होता है और नीला रंग, इन तीनों को पत्तियों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में केवल दृश्य प्रकाश वर्णों ग्रहण किया जाता है और उन्हीं के माध्यम से यह प्रक्रिया संपन्न होती है। दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त अवरक्त प्रकाश या फिर अल्ट्रावायलेट किरणों को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्रहण नहीं किया जाता, वह इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होती। अब हम अंतिम पढ़ लेते हैं कि ग्रेना और स्ट्रोमा क्या होते हैं। तो यह क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली संरचना होती है जिसमें ग्रेना होता है और स्ट्रोमा होता है। ग्रेना जो है स्तरमय रचना होती है जो कि पट्टिकाओं से बनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बहुत सारी पट्टिकाओं से मिलकर बनी होती है और इन पट्टिकाओं के समूह को कहा जाता है थाइलेकाइड। इसे हमें याद रखना है कि जो ग्रेना होती है वह झिल्लीनुमा संरचना होती है और इस झिल्लीनुमा संरचना को कहा जाता है पटलिकाएँ और इन्हीं पट्टिकाओं के समूह को कहा जाता है थाइलेकाइड। ये पट्टिकाएँ 5 से 50 के समूह में होती है और इसे सम्मिलित रूप से थाइलेकाइड कहा जाता है। जबकि अगला होता है स्ट्रोमा, जिसे कि कहा जाता है पीठिका। इसे हमें याद रखना है कि स्ट्रोमा को पीठिका कहा जाता है और इसे हमें याद रखना है कि जो स्ट्रोमा होता है वह एक प्रकार का तरल द्रव होता है। इसमें जो है एंजाइम, डीएनए और आरएनए उपस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं यह एक तरल द्रव होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है, इसे पीठिका भी कहा जाता है और यह हरित लवक की जो आंतरिक संरचना होती है आंतरिक स्तर के गुहा में स्थित होता है। इसमें राइबोसोम, डीएनए और प्रोटीन घुले होते हैं। स्ट्रोमा में राइबोसोम, डीएनए और प्रोटीन घुले होते हैं, जबकि जो ग्रेना होती है वह परतनुमा संरचना होती है, पट्टिकाओं से निर्मित होती है और इन पट्टिकाओं के समूह को कहा जाता है थाइलेकाइड। जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वह ग्रेना में संपन्न होती है, जबकि जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है वह स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ग्रेना में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जाइथोफिल और कैरोटीन पाया जाता है, जबकि स्ट्रोमा के अंदर
विभिन्न प्रकार के एंजाइम, राइबोसोम, डीएनए और प्रोटीन घुले होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सम्मिलित रूप से ग्रेना और स्ट्रोमा में संपन्न होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है और सम्मिलित रूप से ग्रेना और स्ट्रोमा के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। पर्णहरित में 4 पायरोल रिंग का बना एक चपटा संरचना होती है जिसे पोरफोरिन हेड कहा जाता है और इसके केंद्रक में मैग्नीशियम होता है। इसे हमें याद रखना है कि उसके केंद्रक में मैग्नीशियम का एक अणु होता है और एक रिंग पर कार्बोहाइड्रेट चैन होती है। क्लोरोप्लास्ट जो पौधों की कोशिकाएं होती है उसमें पाया जाता है। तो यह किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो यह मीजोफिल नामक कोशिका में पाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल कोशिका में पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे और उस पर आधारित विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।